अन्नदाता किसान भाइयों बहनों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केचुआ खाद के बारे में। आप अधिकतर इसको टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर, अखबार में और कृषि विभाग की गोष्ठियों में सुनते होंगे। अधिकांश किसान भाई हमारे केचुए खाद का उत्पादन करके और उसका प्रयोग करते हैं, परंतु सही विधि की जानकारी ना होने की वजह से एक दो बार उसे प्रयास करते हैं और सफल नहीं होते हैं और बंद कर देते हैं। मैं अपनी बात शुरू करता हूं हरित क्रांति से। किसान भाइयों, हमारे देश में 1967-68 के दौरान हरित क्रांति आई, जिसमें क्या हुआ, उत्तम गुणवत्ता के बीज जो कि अधिक उत्पादन देने वाले थे, इनका हमने प्रयोग किया। इनकी ये मांग थी कि ये बीज तभी उत्पादन देंगे जब हम इनको अधिक से अधिक उर्वरक पोषक तत्व देंगे। तो क्या हुआ, अंधाधुंध पोषक तत्वों का, रासायनिक पोषक तत्वों का उपयोग मिट्टी में होने लगा, जिसके दुष्परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं आज। दुष्परिणाम किस प्रकार से है कि यदि वे रासायनिक उर्वरक नहीं प्रयोग किए जाते तो उत्पादन नगण्य अथवा शून्य हो जाता है। उत्पाद की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं रहती है, स्वाद और सुगंध भी वो नहीं मिल रहा है। अनेकों उदाहरण हैं। एक सामान्य सा उदाहरण घी का यदि लिया जाए कि पहले जो घी का स्वाद और सुगंध, स्वास्थ्य था, वो आज नहीं है। अगर पूरी चेन को समझा जाए, पूरी कड़ी को, तो उसका कारण ये है कि वो शुद्ध नस्लें नहीं हैं, वह शुद्ध चारा नहीं है और वैसी मिट्टी नहीं है जो कि शुद्ध चारे को पैदा कर सके, घास को पैदा कर सके, जिसे खा करके पशु शुद्ध दूध दे और वो हमको स्वाद मिले। ऐसा प्रत्येक फसल के साथ में हो रहा है। ये तो बात आई स्वाद और सुगंध की। अब बात करते हैं मिट्टी के स्वास्थ्य की। जिस प्रकार हमारा शरीर औषधियों से स्वास्थ्य को प्रदान करता है, हमारे सिर में दर्द है या कोई अन्य समस्या है, हम किसी प्रकार की दवा, औषधि का प्रयोग करते हैं, परंतु वो हमारा भोजन नहीं है, वो औषधि है। वो हमारे शरीर के पोषण के साथ मिल करके काम करती है। जैसे कि हमें पता है विटामिन सी की गोलियां बाजार में उपलब्ध है, कैल्शियम की गोलियां बाजार में उपलब्ध है, विभिन्न तरीके के टॉनिक उपलब्ध हैं। यदि हम भोजन ना करें, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी हम खाते हैं, इसका प्रयोग ना करें और केवल इन्हीं दवाओं पर, सप्लीमेंट पर निर्भर रहें, तो हमारा शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा और जैसी हम अपेक्षा करते हैं वैसा नहीं मिलेगा। ऐसा ही हमारी मिट्टी के साथ होता है। जैसे जैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बढ़ता गया, हमने कार्बनिक उर्वरक जो हैं, जैसे कि सड़ी हुई गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, अन्य बहुत तरीके की खादें जो हम पहले प्रयोग करते थे मिट्टी में, ये धीरे धीरे हमने प्रयोग करना बंद कर दिया। हुआ क्या कि जो मिट्टी के अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीव हैं, उनका भोजन कार्बनिक खादें हैं, ना कि रासायनिक खादें। और ये सूक्ष्म जीव, जिसमें कि केचुआ की आज हम बात कर रहे हैं, ये उस कार्बनिक पदार्थ को खा करके और ऐसे तत्वों में बदल देते थे जिनकी हमारी मिट्टी को आवश्यकता रहती थी। अभी खेत में जो केचुए हैं वो मिट्टी खाने वाले केचुए हैं। केचुए कई प्रकार के हैं, जिसमें मुख्यतः 3 हैं। एक मिट्टी खाने वाला जो लगभग 90% तक मिट्टी खाता है, 10% कार्बनिक पदार्थ जैसे कि आपकी सड़ी गली पत्तियां हैं, पौधे के अवशेष हैं, इनको। दूसरा जो प्रकार है वो है कार्बनिक पदार्थों को 90% तक खाने वाला और 10% मिट्टी को खाने वाला। तो ये 2 तरीके के जो केचुए हैं, इनमें हमारे खेत में वर्तमान में केवल मिट्टी खाने वाले केचुए हैं। वो ये काम करते हैं कि हमारे मिट्टी की जुताई करते रहते हैं, परंतु पोषक तत्व देने में सक्षम नहीं है। और हमें लगता है कि खेत में केचुआ है तो फिर अलग से केचुआ खाद डालने की क्या जरूरत है। किसान भाइयों, जो केचुआ कार्बनिक पदार्थ खाता है, गोबर खाता है, सड़ी गली पत्तियां, सब्जियों के छिलके, फसल के अवशेष को खाता है, वो उस कार्बनिक अवशेष को पोषक तत्व में बदल देता है। जैसे जो गोबर की खाद है, उससे यदि केचुए के द्वारा पैदा की गई खाद की तुलना की जाए तो लगभग 5 गुना नाइट्रोजन, 7 गुना फास्फोरस, 11 गुना पोटाश, 2 गुना मैग्नीशियम, 2 गुना
कैल्शियम और 7 गुना एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं जो गोबर की खाद की तुलना में है। तो इस तरीके से केचुआ खाद बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है किसान भाइयों। इसको कैसे बनाना है इसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप शुरुआत करिए एक छोटी सी संरचना के साथ में। जहाँ केचुआ पैदा किया जाता है उसे सामान्य तौर पर बोलचाल में बेड कहते हैं, क्यारी कहते हैं। तो आप एक छायादार स्थान पर, ऊंचाई पर हो जहाँ की पानी भरने की संभावना न रहे और पर्याप्त छाया वहाँ पे रहे। छाया नहीं है तो आप छप्पर इत्यादि से वहाँ छाया की व्यवस्था कर दीजिए। 3 फीट चौड़ाई, 7 फीट लंबाई और 1 फीट गहराई। अधिक गहराई नहीं करना है। गहराई का मतलब है ऊंचाई से, इतना ये ऊंचा हो तो एक गहरा गड्ढा बन जाएगा। ऐसी संरचना हमको बनानी है। इसे आप सीमेंट से पक्का बना सकते हैं। यदि संभव नहीं है तो आप इसको पॉलीथीन से ऐसा गड्ढा खोद करके और इसको प्लास्टिक से जो है ढक दीजिए ताकि इससे पानी और केचुए अंदर मिट्टी के अंदर न जा सके। ये आपकी बेड तैयार है। आवश्यकता अनुसार आप इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई अधिक ना बढ़ाइए। चौड़ाई बढ़ाने से क्या होगा, आपका हाथ पूरा नहीं पहुंचेगा तो बीच का क्षेत्र रह जाएगा जहां पे आपकी निगरानी और पहुंच से दूर होगा। ऐसी तैयार बेड में आपको सड़े हुए जो गोबर है, फसल का अवशेष है, घरेलू ऐसा जो वनस्पतिक कचरा है, इसको प्रयोग करना है। ताजे गोबर का प्रयोग कभी नहीं करना है क्योंकि यह गोबर गर्म होता है और इसके अंदर मीथेन गैस होती है। इस गर्मी की वजह से, गैस की वजह से केचुए इसमें सक्रिय नहीं रहते हैं। तो ऐसा जो ताज़ा गोबर है इसे 5-7 दिन एक ढेर बना करके रख देना है और उसको फावड़े से बीच में पानी उस पर छिड़क करके और थोड़ा उसे फैला देना है। ढेर कब इसमें डालना है, जब उस ढेर में आप हाथ डालें और आपके हाथ को गर्मी ना महसूस हो। अक्सर होता है ना, जब हम किसी भी ऐसे ढेर में हाथ डालते हैं तो हमें गर्मी लगती है क्योंकि अंदर वो गर्म रहता है। ऐसी गर्मी उसकी चली गई हो, ऐसे आधे सड़े गले पदार्थों का जो ये मिश्रण है इसे इस क्यारी में भर देना है। भरने के बाद केचुए की बात करते, जो मिट्टी खाने वाला केचुआ है वो नहीं, जो कार्बनिक पदार्थ खाने वाला केचुआ है। अब ये केचुआ कहाँ मिलेगा, आपके अगल बगल जहां भी कोई किसान केचुआ पालन कर रहा है वहां मिलेगा। यदि आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कृषि विभाग से संपर्क करेंगे, वे आपको आसानी से ये केचुआ उपलब्ध करा देंगे। ऐसे केचुए को आइसिनिया फोइटिडा कहा जाता है। ये केचुए आकार में कुछ छोटे होते हैं, पतले होते हैं और गहरे रंग के होते हैं। जो खेत का है केचुआ वो हल्के रंग का होता है, जो मिट्टी खाता है थोड़ा आकार में उससे बड़ा रहता है। ऐसा केचुआ 1 से 1.5 किलो केचुआ जो ये आकार है इसमें हम ऊपर से पतली परत में बिछा देंगे। ये केचुए धीरे धीरे उसके अंदर चले जाएंगे। अब केचुए को अंधेरा प्रिय है, अंधेरे में वो अच्छा काम करता है। तो सड़ी गली जो हमने अपशिष्ट इसमें प्रयोग किया उसकी थोड़ी सी परत उसके ऊपर बिछा देंगे और उसके बाद टाट का जो बोरा आता है या आपके घर पे पैरा पुआल इत्यादि जो हैं इनसे इस बेड को ढक देंगे। ढकने के बाद में हल्की इस पर नमी रखेंगे। नमी बहुत ज़्यादा जब कर देंगे तो हवा नहीं रहेगी अंदर, हवा नहीं रहेगी तो केचुए बढ़िया काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हल्की नमी रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है लेकिन बहुत कम भी नहीं करना है। नमी को लगभग 25 से 35% तक नमी रखना है। ऐसी स्थिति में 20-25 दिन में ये हमारी खाद तैयार हो जाएगी। जब आप इसके ऊपर जो आवरण रखा है हटा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें जैसे चाय पत्ती रहती है ऐसा दिखाई देने लगेगा। तो ये खाद आपकी तैयार है। अब आप जो पानी का छिड़काव कर रहे थे वो छिड़काव आप बंद कर देंगे तो ये सूख जाएगी धीरे धीरे। तो केचुए नीचे की ओर चले जाएंगे जहां नमी है और इसे सावधानी से आप हटा लेंगे। ऐसा कोई खुरपी या धारदार हथियार का प्रयोग नहीं करना है कि केचुए जिससे कट जाएं मर जाएं, क्योंकि वो हमारे मित्र हैं, उनका हम पालन भी कर रहे हैं साथ साथ में। ऐसी खाद को धीरे धीरे इकट्ठा कर लेना है। इसको आप जो है जाली से छान लीजिए जिसमें कि कोकून और जो केचुए इसके साथ निकल आए हैं वो इसमें चले जाएं। ऐसा करने के बाद में इस खाद को पतला फैला करके छाया में
सुखवा सकते हैं और लगभग 25% नमी इसमें रह जाए तब इसको आप जो है पॉलीथीन की जो बोरियां हैं इसमें प्लास्टिक की बोरियों में भंडारित करके रख सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे कि आप ये केचुए का पालन कर सकते हैं। अन्य जो बातें हैं वो इस वीडियो का अगला पार्ट आएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। सामान्य तौर पर इतनी लंबी जानकारी किसान भाई पसंद नहीं करते। किसान भाई क्या, आज का युग ही ऐसा है कि कोई ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता है। फिर भी मैं अगली वीडियो में अन्य जानकारियाँ दूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए। जो कोई आपकी इच्छा अभी इसमें नहीं पूरी हुई है वो आप कमेंट कर सकते हैं। अन्य किसान भाइयों तक इसे साझा करिए और चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।